गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत आप सभी का अपनी इस मैथमेटिक्स की ऑनलाइन क्लासेस में। त्रिविमीय ज्यामिति 14 चैप्टर के अंदर हम लोग रेखाओं के बारे में पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने दो रेखाओं के बीच का कोण, दो रेखाओं आपस में समांतर होने की कंडीशन, दोनों रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं। कहने का मतलब रेखाओं से संबंधित जो भी पार्ट था वो सारा हम क्लियर कर चुके हैं। लेकिन बच्चों अब हम पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पे समतल, जो कि सबसे महत्वपूर्ण पार्ट में से एक है। तो आप इसको जरूर ध्यान से समझिएगा। बच्चों समतल की डेफिनेशन हम किस प्रकार से दे सकते हैं? कोई भी पृष्ठ जो होता है वो समतल कब कहलाता है, उसके अंदर वो जो है क्या गुण होने चाहिए। देखिए बच्चों, कोई भी पृष्ठ जो होता है वो समतल कहलाएगा। तो इसकी डेफिनेशन हम देंगे, एक ऐसा पृष्ठ जिस पर स्थित कोई दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड का प्रत्येक बिंदु जो है वो उसी पृष्ठ के ऊपर स्थित हो। ध्यान दीजिए बच्चों, एक ऐसा पृष्ठ जिस पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा पर स्थित प्रत्येक बिंदु जो है वो उसी पृष्ठ में स्थित हो, तो हम कह सकते हैं कि वो पृष्ठ जो है वो समतल कहलाएगा। तो समतल की डेफिनेशन बच्चों इसी प्रकार से दी जाएगी। समतल का व्यापक समीकरण क्या होता है, समतल का रूप क्या होता है, वो सारी चीज़ें आज हम पढ़ने वाले हैं। इसकी सदिश समीकरण क्या होती है, इसकी कार्तीय समीकरण क्या होती है। लेकिन ध्यान रहे बच्चों, हम जो समतल पढ़ने जा रहे हैं वो त्रिविमीय ज्यामिति का समतल है, ना कि द्विविमीय ज्यामिति का। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे समतल की डेफिनेशन मैंने आपको बता दी कि एक ऐसा पृष्ठ जिस पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड का प्रत्येक बिंदु जो है वो उसी पृष्ठ पर स्थित हो, तो ऐसा पृष्ठ जो है वो समतल कहलाता है। अब बात करते हैं बच्चों हम इसके व्यापक समीकरण की। कौन से समीकरण की बात करें? व्यापक समीकरण की। तो देखिए बच्चों, समतल की जो व्यापक समीकरण है वो सदिश और कार्तीय रूप में परिभाषित की जाती है। तो देखिए बच्चों, इसकी मैं कार्तीय रूप में अगर आपको व्यापक समीकरण बताऊं, अगर मैं इसको आपको कार्तीय रूप में इसकी व्यापक समीकरण बताऊं, तो देखिए बच्चों, कार्तीय रूप में इसकी जो व्यापक समीकरण होती है वो होती है ax प्लस by प्लस cz प्लस का d और बराबर में 0। और बच्चों अगर मैं बात करूँ इसके सदिश रूप की, सदिश रूप, तो सदिश रूप के अंदर बच्चों जो इसकी व्यापक समीकरण होती है वो हो जाएगी यहाँ पे r सदिश डॉट on सदिश प्लस में d और बराबर में 0। देखिए बच्चों, कार्तीय रूप में जो यहाँ पे व्यापक समीकरण दी गई है ax प्लस by प्लस cz प्लस d बराबर 0, तो यहाँ पर ये a b c आखिर में है क्या, इस बात को आप लोग गौर करेंगे और ध्यान से समझेंगे। जहाँ a b व c समतल के अभिलंब, समतल के अभिलंब के दिक् अनुपात है। इस बात को बच्चों आप लोग गौर करेंगे कि यहाँ पे जो ए बी सी है वो समतल के अभिलंब के दिक् अनुपात हैं, तथा डी जो है वो एक अचर राशि है। डी क्या है? यहाँ पे एक अचर पद है। तो बच्चों आप इस चीज़ को गौर करेंगे कि यहाँ पे जो कार्तीय रूप में जो ax प्लस by प्लस cz प्लस d जो दिया गया है, इसमें a b c जो है वो समतल के अभिलंब के दिक् अनुपात है, जबकि d जो है बच्चों वो अचर पद है। अब बात करते हैं बच्चों सदिश रूप में। सदिश रूप में जो ON वेक्टर है, ON सदिश जो है वो समतल का अभिलंब है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर a b c जो है वो अभिलंब के दिक् अनुपात है। तो ON सदिश जो है वो यहाँ पर ai कैप प्लस bj कैप प्लस ck कैप यानी कि समतल का अभिलंब है, समतल का अभिलंब है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे समतल किस प्रकार से यहाँ पे डायग्राम से समझने का प्रयास कीजिए आप लोग। जिस तरह से अपने पास ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, इसके अंदर बच्चों यहाँ पर ये समतल हो गया आपके पास a b c। तो यहाँ पर ये जो वेक्टर है ON, जो कि बच्चों समतल के ऊपर यहाँ पर आपको लंबवत दिखाई दे रहा है, ON वेक्टर, ON वेक्टर ये 3D आकृति बच्चों ये इस प्रकार से है। तो ON वेक्टर जो है यहाँ पे समतल के अभिलंब को परिभाषित करने वाला सदिश है और ये इसका अभिलंब कहलाएगा। तो बच्चों आपको इस बारे इसमें जो प्रत्येक वैल्यू जो आपको दे रखी है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस को सोल्व करते वक्त इन्हीं वैल्यूज का ध्यान रखा जाता है। तो बच्चों यहाँ पे हमने पढ़ लिया है व्यापक समीकरण। अब हम पढ़ते हैं यहाँ पे समतल का अभिलंब रूप में समीकरण। समतल का अभिलंब रूप। देखिए बच्चों, समतल का अभिलंब रूप किस प्रकार से हम लोग परिभाषित कर सकते हैं। देखिए बच्चों, ये है समीकरण नंबर 1।
तो समीकरण नंबर 1 के अंदर अगर मैं इस पूरी समीकरण को √a² प्लस b² प्लस c² से विभाजित करता हूँ तो मेरे पास क्या आएगा। देखिए बच्चों, समीकरण 1 को √a² प्लस b² प्लस c² से विभाजित करने पर आप देखिए बच्चों, समीकरण 1 का रूप क्या बनेगा। यहाँ पे आ जाएगा a/√a² प्लस b² प्लस c² इंटू एक्स प्लस b/√a² प्लस b² प्लस c² इंटू वाई प्लस c/√a² प्लस b² प्लस c² इंटू में z और बराबर में माइनस का d/√a² प्लस b² प्लस c²। तो बच्चों देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि a/√a² प्लस b² c² जो होता है वो दिक्कोजयी कहलाती है, यानी कि ये lx हो जाएगा, ये हो जाएगा my, ये हो जाएगा बच्चों यहाँ पे nz, और ये जो वैल्यू है बच्चों इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ p। क्या लिख देता हूँ यहाँ पे p। तो बच्चों यहाँ पे ये जो कार्तीय रूप में हमें यहाँ पे जो समीकरण प्राप्त हुआ है ये समतल का अभिलंब रूप में समीकरण कहलाता है, जहाँ पे LMN क्या होंगे बच्चों इस बार, जहाँ L, M तथा N जो है वो समतल के अभिलंब की दिक्कोजय हैं। ये तो थे दिक् अनुपात और ये है दिक्कोजय। समतल के अभिलंब की दिक्कोजय है, दिक्कोजय है। लेकिन बच्चों इसमें जो महत्वपूर्ण बात है वो है इस P के बारे में। जो P है बच्चों वो समतल की मूल बिंदु से दूरी है, लंबवत दूरी है। तो बच्चों आपको यहाँ पे पता होना चाहिए तथा P जो है बच्चों इस केस में जो यहाँ पे P आया है वो समतल की मूल बिंदु से दूरी है, समतल की मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी है। तो बच्चों आपको जब भी कोई क्वेश्चन में इस प्रकार से पूछ लिया जाए, अगर आपको समतल का ये व्यापक समीकरण कार्तीय रूप में दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि यहाँ पे समतल की मूल बिंदु से दूरी बताओ, तो ये तभी संभव होगा जब आप उस समतल के समीकरण को अभिलंब रूप में जो है वो परिवर्तित कर देंगे। और इसके लिए आपको एक्स वाई जेड के गुणांकों के वर्गों के योग के वर्गमूल का जो है वो भाग देना पड़ेगा, अर्थात √a² प्लस b² प्लस c² का आपको इसमें पूरी समीकरण में भाग देना पड़ेगा। और बराबर में जो राशि आपके पास आएगी वो समतल की मूल बिंदु से दूरी कहलाएगी। और इस केस में जो एक्स वाई जेड के गुणांक होंगे वो समतल की अभिलंब की दिक्कोजय कहलाएंगी। और यहाँ पर ABC जो है वो समतल के अभिलंब के दिक् अनुपात हैं। तो बच्चों यही सारे अंतर जो आपको समझने होंगे। यहाँ पर ये जो है वो अभिलंब के रूप का कार्तीय रूप है। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे इसके सदिश रूप की, बच्चों यहाँ पे समतल के अभिलंब का ये जो कार्तीय रूप आपको दिया गया है, हम इसको किस प्रकार से जो है वो सदिश रूप में परिवर्तित करेंगे। तो देखिए बच्चों यहाँ पे सदिश रूप की बात करें तो देखिए बच्चों कार्तीय रूप को मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, ये जो LX प्लस MY प्लस NZ दिया हो मैं इसको लिख सकता हूँ बच्चों यहाँ पे LI कैप प्लस MJ कैप प्लस का NK कैप, डॉट प्रोडक्ट यहाँ पे आ जाएगा आपके पास XI कैप प्लस YJ कैप प्लस का ZK कैप और बराबर में P। तो बच्चों यहाँ पे जो LI कैप प्लस MJ कैप प्लस NK कैप हैं, इसको मैं जो पहले यहाँ पे हम लोग जो XI कैप प्लस YJ कैप प्लस ZK कैप है, ये किसी बिंदु P का स्थिति सदिश हो सकता है, तो मैं इसको लिख दूंगा R सदिश। और डॉट बच्चों यहाँ पर ये जो LI कैप प्लस MJ कैप प्लस NK कैप है, ये समतल के अभिलंब की दिशा में एक मात्रक सदिश है, इसलिए मैं इसको यहाँ पे N कैप लिखूंगा। और बराबर में बच्चों आपके पास है यहाँ पे P, तो R डॉट N कैप बराबर P जो है वो समतल के अभिलंब का सदिश रूप है, जहाँ बच्चों N कैप जो है समतल के अभिलंब की दिशा में एक मात्रक सदिश है। तो चूंकि समतल के अभिलंब को मैंने ON सदिश से व्यक्त किया था, तो ON सदिश में अगर मैं ON सदिश के परिमाण का भाग देता हूँ तो मुझे अभिलंब की दिशा में एक मात्रक सदिश प्राप्त होता है जो कि N कैप के बराबर है। इसी वजह से बच्चों यहाँ पे सदिश रूप में इसका जो फॉर्मूला होगा वो R डॉट N कैप बराबर P के रूप में आएगा। तो ध्यान रहे बच्चों यहाँ पे सदिश रूप में हम इस प्रकार से समतल के अभिलंब की समीकरण को व्यक्त कर सकते हैं, जिसमें आपको N कैप की वैल्यू निकालनी होती है और समतल की मूल बिंदु से दूरी निकालनी होती है।
तो बच्चों ये छोटी छोटी बातें हैं समतल की। मैंने आपको दोनों ही कंडीशन में जो है वो दूरियां बता दी हैं, समीकरण बता दी है, सदिश रूप में भी और कार्तीय रूप में भी, अभिलंब रूप में भी। अब हम कुछ और रूप समतल के पढ़ते हैं जिसमें हम लोग अंतःखंड रूप में समतल की समीकरण पढ़ने वाले हैं, जिसमें किसी बिंदु से होकर गुजरने वाले समतल की समीकरण हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बच्चों बढ़ते हैं आगे की तरफ। चलिए देखिए बच्चों हम पढ़ते हैं यहाँ पे समतल के अंतःखंड रूप, समतल का अंतःखंड रूप, समतल का अंतःखंड रूप। अंतःखंड रूप में बच्चों समतल की समीकरण हम किस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। यहाँ पे निर्देशांक अक्ष हो गया और यहाँ पे एक समतल जो है वो एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष को जो है वो ABC बिंदुओं के ऊपर काट रहा है। जैसे यहाँ पे ये एक्स अक्ष है और ये इसको A बिंदु पे काट रहा है जिसके निर्देशांक A00 होंगे। ये वाई अक्ष है, इसको यहाँ पे B बिंदु पे काट रहा है तो इसके निर्देशांक जो है बच्चों वो 0A0 होंगे। और अगर ये C बिंदु पे जेड एक्स को काट रहा है तो इसके निर्देशांक 00C होंगे। तो बच्चों यहाँ पे एक समतल ABC जो है वो निर्देश अक्ष को बिंदु ABC पर काट रहा है, जिसमें एक्स अक्ष पे काटा गया अंतःखंड A इकाई है, वाई अक्ष पे काटा गया अंतःखंड जो है वो B इकाई है और जेड एक्स पे काटा गया अंतःखंड C इकाई है। तो बच्चों अंतःखंड रूप में इस समतल का समीकरण किस तरह से व्यक्त किया जाएगा। इस कंडीशन में समतल का समीकरण हो जाएगा x/a प्लस y/b प्लस z/c और बराबर में 1। आप ध्यान दें बच्चों, अगर इस रूप में आपको कोई समतल की समीकरण दे रखी है तो वो समतल का अंतःखंड रूप कहलाएगा, जहाँ पे बट्टे में दी गई जो वैल्यूज है वो अक्षों पे काटे गए अंतःखंड को व्यक्त करती है। बच्चों अपनी 11वीं क्लास में पढ़ा था x/a प्लस y/b बराबर a। ये जो होता है वो किसी रेखा का अंतःखंड रूप में समीकरण होती है। अगर कोई रेखा x अक्ष को a इकाई पर और y अक्ष को अगर b इकाई पे काटती है तो ये रेखा का अंतःखंड रूप होता है। अगर आप इसमें z/c और डाल देते हैं तो ये बन जाता है यहाँ पे समतल का अंतःखंड रूप। ये तो होगी बच्चों यहाँ पे समतल के अंतःखंड रूप की। अब हम बात करते हैं किसी बिंदु से होकर गुजरने वाले समतल का समीकरण। किसी बिंदु से गुजरने वाले समतल का समीकरण, समतल का समीकरण। तो बच्चों ये सारे फॉर्मूलाज आपको याद करने हैं। तो किसी बिंदु से होकर गुजरने वाले समतल के समीकरण की बात करें तो बच्चों वो समीकरण होता है a इंटू में x माइनस x1 प्लस b इंटू में y माइनस y1 प्लस c इंटू में z माइनस z1 और बराबर में आ जाएगा बच्चों यहाँ पे 0। बच्चों यहाँ पे ये समीकरण जो है वो किसी समतल, जो समतल है वो किसी बिंदु से गुजरता हो तो हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके समतल की समीकरण जो है वो प्राप्त करते हैं, जहाँ पे x1 y1 z1, जहाँ x1 y1 z1 जो है उस बिंदु के निर्देशांक हैं, उस बिंदु के निर्देशांक हैं जिससे समतल गुजरता है, जिससे समतल गुजरता है। और बच्चों यहाँ पे जो ABC है, इनके गुणा में जो ABC हैं समतल के अभिलंब के दिक् अनुपात हैं, जिसकी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं। समतल के अभिलंब के दिक् अनुपात हैं। तो बच्चों यहाँ पे आपको ये फॉर्मूला याद करना है और ये फॉर्मूला हम तभी इस्तेमाल करेंगे जब क्वेश्चन में ये दिया गया हो कि समतल जो है वो इस बिंदु से होकर गुजरता है। तो उस केस में हम लोग a इंटू एक्स माइनस x1 प्लस b इंटू वाई माइनस y1 प्लस c इंटू जेड माइनस z1 बराबर 0 वाले समीकरण का इस्तेमाल करेंगे। तो बच्चों मैंने यहाँ पे समतल का अंतःखंड रूप, समतल का यहाँ पे आपको मैंने किसी बिंदु से गुजरने वाले समतल के बारे में बता दिया, समतल का व्यापक रूप, सदिश रूप, कार्तीय रूप, इन सभी समतल के समीकरण के बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। तो बच्चों यहाँ तक की थ्योरी जो है, यहाँ तक के जो फॉर्मूले हैं वो आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर होनी चाहिए। और आगे हम बढ़ते हैं प्रश्नावली की तरफ, लेकिन उससे पहले हम कुछ मोस्ट एग्जाम्पल जो हैं वो कर लेते हैं। देखिए बच्चों यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल नंबर 20 कर रहे हैं। इसमें हमसे पूछा गया कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं P तथा Q को मिलाने वाली रेखा समतल AX प्लस BY प्लस CZ प्लस D बराबर 0 द्वारा विभाजित होती है। देखिए बच्चों हमें वो अनुपात ज्ञात करना है जिसमें इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जो है वो इस समतल को विभाजित करती है। देखिए बच्चों आप डायग्राम से समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर एक समतल दिया गया है, यहाँ पर एक समतल दिया गया है
और यहाँ पर ये एक रेखा है जो इस समतल को किसी बिंदु R पर काटती है, 3D आकृति है। इसको समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर ये बिंदु P है जिसके निर्देशांक x1, y1 और z1 है, और यहाँ पर ये बिंदु है Q जिसके निर्देशांक हैं x2, y2 और z2। तो देखिए बच्चों, बिंदु P और Q को मिलाने वाला जो रेखाखंड है वो किसी समतल को माना कि किसी बिंदु R के ऊपर प्रतिच्छेद करता है, और अनुपात जो है वो ले लिया हमने लैम्डा अनुपात 1। किस अनुपात में प्रतिच्छेद कर रहे हैं यहाँ पे? लैम्डा अनुपात 1 के अनुपात में। तो देखिए बच्चों, हम यहाँ क्या लिखेंगे, माना बिंदुओं P व Q को मिलाने वाला रेखाखंड, बिंदुओं P व Q को मिलाने वाला रेखाखंड समतल को बिंदु R पर प्रतिच्छेद करता है। बिंदु R पर लैम्डा अनुपात 1 के अनुपात में, लैम्डा अनुपात 1 के अनुपात में प्रतिच्छेद करता है। अतः बिंदु R के निर्देशांक, बिंदु R के निर्देशांक, तो देखिए बच्चों यहाँ पे बिंदु R के निर्देशांक क्या होंगे? तो बिंदु R के निर्देशांक देखिए बच्चों क्या होंगे? यहाँ पे बिंदु R के निर्देशांक हो जाए, x निर्देशांक होगा लैम्डा x2 प्लस x1 बटे लैम्डा प्लस 1, y निर्देशांक हो जाएगा लैम्डा y2 प्लस y1 बटे लैम्डा प्लस 1, और लैम्डा z2 प्लस z1 बटे लैम्डा प्लस 1। बच्चों ये कहाँ से है निर्देशांक? 10th क्लास में आपने जरूर पढ़ा होगा कि दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को अगर कोई बिंदु लैम्डा अनुपात 1 के अनुपात में अगर अंतः विभाजित करता है तो उसके x, y और z निर्देशांक का फॉर्मूला क्या होगा। तो वहाँ से ये फॉर्मूला हम लोगों ने प्राप्त किया है। तो बच्चों यहाँ पे बिंदु R के x, y और z निर्देशांक को हमने यहाँ पे लिख दिया है। बच्चों हमें यहाँ पे मुख्यतः यहाँ पे लैम्डा की ही वैल्यू निकालनी है, तभी जाके हमें उस अनुपात का जो है वो क्लियरेंस होगा कि किस अनुपात में यहाँ पे ये रेखा इस समतल को विभाजित करती है। तो देखिए बच्चों, हमने यहाँ पे R का यानी कि बिंदु R के निर्देशांक लैम्डा के पदों में प्राप्त कर लिए। अब चूंकि बिंदु R जो है वो समतल पर स्थित है, इसलिए ये समतल की समीकरण को भी संतुष्ट करेगा। चूंकि बिंदु R समतल पर स्थित है, अतः ये समतल की समीकरण को भी संतुष्ट करेगा। तो बच्चों x के स्थान पे x कोऑर्डिनेट आएगा, a इंटू में लैम्डा x2 प्लस x1 बट्टे लैम्डा प्लस 1 प्लस b इंटू में यहाँ पे आएगा लैम्डा y2 प्लस y1 बट्टे लैम्डा प्लस 1 प्लस c इंटू में यहाँ पे आएगा लैम्डा z2 प्लस z1 बट्टे लैम्डा प्लस 1, और प्लस में आएगा बच्चों d और बराबर में आएगा 0। पूरी समीकरण को लैम्डा प्लस 1 से गुणा करेंगे बच्चों, यहाँ आएगा a इंटू में लैम्डा x2 प्लस x1 प्लस में b इंटू में यहाँ पे आएगा लैम्डा y2 प्लस y1 प्लस c इंटू में लैम्डा z2 प्लस z1 प्लस d के इंटू में लैम्डा प्लस 1 और बराबर में 0। अब देखिए बच्चों, अगर मैं लैम्डा कॉमन लेता हूँ तो a लैम्डा x2 में से जब लैम्डा कॉमन लूँगा तो यहाँ बचेगा ax2, b लैम्डा y2 में से लैम्डा कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा by2, इसी प्रकार यहाँ आएगा cz2, और d लैम्डा में से लैम्डा कॉमन लेंगे तो यहाँ आएगा d, और बाकी पदों का कर देंगे पक्षांतरण तो वो आ जाएगा माइनस में ax1, ये आ जाएगा माइनस में प्लस का by1 प्लस का cz1 और प्लस का d बराबर 0। तो बच्चों यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आएगी आपके पास माइनस का ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस का d, और बट्टे में हो जाएगा बच्चों ax2 प्लस by2 प्लस cz2 प्लस का d। तो बच्चों यहाँ पर इसी अनुपात में जो है वो ये रेखा इस समतल को विभाजित करेगी। तो बच्चों यहाँ पे जो अनुपात आया है वो अचर राशि का अनुपात है। अगर यही अनुपात 3/4 के रूप में आता है तो हम यहाँ पे कहते हैं कि ये रेखा जो है वो समतल को 3:4 के अनुपात में विभाजित करती है। लेकिन यहाँ पे जो अनुपात है वो इस रूप में आया है, तो आपको ये समझना होगा कि यहाँ पे समतल जो रेखा है वो समतल को इस अनुपात में जो है वो विभाजित करेगी। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल कंप्लीट कर चुके हैं। आज मैंने आपको जो भी फॉर्मूलाज बताए हैं समतल के बारे में, आप उनका अच्छे से अध्ययन कीजिए। इस क्वेश्चन के ऊपर भी आप अच्छे से अभ्यास कीजिए।
कोई भी डाउट हो तो ज़रूर पूछिएगा। बाकी क्वेश्चंस के लिए आप इंतज़ार कीजिए कल तक के वीडियो का। जय हिंद, जय भारत।